नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भौतिक भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम वर्तमान में जो स्थलाकृति हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जो ग्राउंड वाटर है उसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ अर्थात भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृति बनती हैं उनका अध्ययन किया था। आज की हम वीडियो लेक्चर सीरीज में जो वायु है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। ये भी दो प्रकार की स्थलाकृति होती हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। यहाँ पे आपको चित्र नज़र आ रहा है जिसके अंतर्गत ये सीप, बरखान, गर्त, हवा का प्रवहन और लहरदार बालू की जो ऊर्मिकाएँ वो नज़र आ रही हैं। ये किस प्रकार से बनती हैं इनका अध्ययन हम आज की जो वीडियो है उसमें करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम वायु के द्वारा निर्मित उन स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं तो उससे पहले हम जानें कि डेजर्ट क्या है, मरुस्थल क्या है। तो मरुस्थल शब्द जब आता है तो हमें एक सूखा सूखा एरिया और जहाँ पे इस प्रकार की बालू रेत होती है, धूल भरी आंधियाँ होती हैं, उसकी दिमाग में एक चित्र बन जाता है। एक्चुअली जो मरुस्थल शब्द है वो मरु शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मृत्यु का स्थल, अर्थात ऐसा भूभाग जहाँ सतही जल का अभाव हो। पृथ्वी पर मरुस्थलीय दशाओं वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी पाई जाती है और उसके साथ तापमान है जो उच्च बना होता है। यानी कि मरुस्थल ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे पानी की कमी है, टेम्परेचर अधिक है, उसकी वजह से वनस्पति भी कम पाई जाती है। और संसार में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है कोल्ड डेजर्ट अर्थात शीत मरुस्थल और दूसरा है हॉट डेजर्ट अर्थात उष्ण मरुस्थल। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक क्रियाओं द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। पवनें मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपवाहन, अपघर्षण, सन्निघर्षण के द्वारा सेलों को काटने, छाटने और उन सहल कणों का परिवहन करके अनियंत्र निक्षेपण करती हैं, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। जब हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी के कणों को बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है और उसके जो रास्ते में जिस प्रकार की रॉक आएगी उसके साथ उसका अपघर्षण होगा, सन्निघर्षण होगा, तो वहाँ पे उस एक नई प्रकार की जो स्थलाकृति है वो बन जाती है। इसमें हम देखें तो दो प्रकार की स्थलाकृति हैं, अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपरदनात्मक। तो उसमें पहला है बात गर्त, कि वह गर्त जो पवन द्वारा ढीली असंगठित शैलों को उड़ाकर ले जाते हैं, बात गर्त कहलाते हैं। दूसरा है दीपावगिरी, तो यह मरुस्थल रूपी विशाल महासागर में कठोर शैलों के उभरे टीले होते हैं जो दीप या पर्वत की भांति दिखाई देते हैं। तीसरा है छत्रक शिला, ये कठोर चट्टानों के अवशिष्ट भाग हैं जिनकी आकृति छतरी के समान होती है। चौथा है भूस्तंभ, ये वो भूस्तंभ हैं जो मरुस्थलों में कठोर शैलों के आवरण से संरक्षित होते हैं। अभी हम इनको चित्र में देखेंगे। और फिर है पहल शिला, जो हवा के घर्षण से बना एक तीक्ष्ण पार्श्व वाला सेल का टुकड़ा होता है। आस्मिक जालिका, इसके अंतर्गत हम देखें तो एक जालीदार सेल होगी जो विभिन्न संरचना वाली सेलों पर पवन के अपघर्षण से बनती है। नेक्स्ट जुगेन, क्षैतिज रूप में एकांतर क्रम में बिछी हुई कठोर और कोमल चट्टानों की परतों के हवा में अपर्दन से निर्मित खांचे होते हैं, ऐसे ये जुगेन कहलाते हैं। यारडंग, ये कोमल और कठोर सेलों की क्रम से लंबवत परतों से बने नुकीले भू आकार वाले होते हैं और ये हमें आगे इस चित्र में नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि यह पहल शिला नजर आ रही है जिसपे हवा से अपघर्षण हुआ है। ये दीपावगिरी नजर आ रहे हैं टीले। ये भूस्तंभ यार्डंग जहाँ हवा ने उनको काटा है और इस प्रकार के खड़े खड़े स्तंभ हैं जो नजर आ रहे हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन टोपोग्राफी, ये छत्रक जिसमें हवा ने इसको इस प्रकार से काटा है कि कोमल चट्टानें
कट गई हैं बीच बीच से, जबकि ऊपर की कठोर चट्टान है जो छतरी के जैसी नजर आ रही है, जिसे हम छत्रक कहते हैं। ये जुगैन है साई की दवात के जैसे कि कठोर चट्टान ऊपर है जबकि कोमल चट्टानें बीच से कट गई हैं। यहाँ पे देखिए आप आस्मिक जालक जालिका की हवा ने कमजोर चट्टानों को काट के छिद्र बना दिए हैं, जबकि कठोर चट्टान बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे ये यारडंग है जो लीबिया में विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये भी अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं जो हवा के अपर्दन से बनी हुई है। दूसरा पार्ट है इसका वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का, वो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कि जब हवा जा रही है बह के अपने साथ उस मृदा को उड़ा के ले जा रही है, उस बालू को उड़ा के ले जा रही है, तो बालू जब गिरेगी, बालू जब जहाँ गिरेगी तो वहाँ पे इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएंगी। देखिए आप, ये हवा का प्रवाहन है, यहाँ पे गर्त है और ये है बरखान। ये सीप हैं विभिन्न आकृतियों के, और ये जो हवा के बहने की दिशा बता रहे हैं आपको, ये लहरदार उर्मिकाएं हैं। तो सबसे पहले है बालू का स्तूप कि रेत के छोटे छोटे गतिशील ढेर या टीले होते हैं जो पवन के साथ ही स्थानांतरित होते हैं। दूसरा है उर्मिकाएं, सागरीय तरंगों की भांति मरुस्थलों की रेतीली सतह पर उभरने वाले भू आकार हैं जिन्हें हम उर्मिकाएं कहते हैं। तीसरा बालू का प्रवाह है, तो यह स्थलाकृतिक अवरोध के सहारे बालू की लंबाकार गतिशील श्रेणियां होती हैं। चौथा बालू का कगार है, बालू की लंबाई चौड़े शिखर वाली श्रेणियां होती हैं ये। और फिर है लोयस। लोयस का पठार आपने नाम सुना होगा, चीन के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध है कि पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए सूक्ष्म धूल के कणों के निक्षेप को लोयस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जैसे पवन उस मृदा को उठाती है और दूसरी जगह जाके जमा करने लग जाती है, और वहाँ पे इस प्रकार की जो स्थलाकृति बन जाती है वो लोयस के नाम से जानी जाती है। और ये जो लोयस के पठार है ये चाइना के अंदर फेमस है, जिसमें बहुत दूर दराज से हवाएं उस मरुस्थलीय मिट्टी को लाके वहाँ जमा कर दिया है और एक पठार नुमा आकृति बन गई है उस मृदा के निक्षेपण से, तो उसे हम लोयस के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये हैं पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो दोनों ही प्रकार की हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। इसके अलावा भी उष्ण मरुस्थल में और कई प्रकार की जो अवसंरचनाएँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमादा, मैसा बूटी, पेडिमेंट, बजादा, जलोढ़, यारडंग, पीछे छूटी हुई बजरी, प्लाया, ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो भी पवन के द्वारा ही निर्मित होती हैं। थैंक यू।